यह कहानी चोर राजू की उसकी हर रात चोरी के लिए बनी थी, मगर रात तो सबकी होती है। उसके साथ की वो रात किसी और की थी। रात थी पर चांदनी रात नहीं। चोर राजू एक घर की खिड़की को खोलने की कोशिश कर रहा था। उसकी पीठ पर एक बैग टंगा हुआ था। घर के चारों ओर आंगन और बाउंड्री थी। राजू ये काम एक लोहे की छड़ से कर रहा था, जिसे उसने खिड़की के नीचे की ओर से अंदर की ओर कर रखा था। राजू एक जोर का हाथ मारता है और अंदर से खिड़की खुल जाती है। राजू इधर उधर देखता है और अंदर कूद जाता है। अंदर आते ही राजू खिड़की वापस बंद कर देता है। अपने बैग में से वो एक काला कपड़ा निकालकर उसे खिड़की के ऊपर रख देता है और टॉर्च जला लेता है। कपड़ा टांगने का मतलब यही कि बाहर रोशनी न जाए। राजू को जब कहीं कुछ नहीं मिलता तो वो हताश हो जाता है। आज का दिन ही खराब है। जो इस मनहूस घर में चोरी करने आया, कुछ भी नहीं है यहाँ। राजू सिगरेट निकालकर पीने लगता है। जलाने के लिए लाइटर का यूज करता है। चल भाई राजू, कोई और ठिकाना ढूंढा जाए। इसी के साथ राजू काला कपड़ा उतारकर बैग में रखता है और खिड़की खोलता है, लेकिन खिड़की नहीं खुलती। ये खिड़की क्यों नहीं खुल रही? राजू और कोशिश करता है, लोहे की छड़ से खोलने की कोशिश करता है। कौन है? कौन है यहाँ? कौन है? हंसने की आवाज सुनकर राजू बुरी तरह से डर जाता है। राजू चारों ओर टॉर्च मारता है। तभी एक अनदेखा फोर्स उसे तेजी से एक कमरे में खींचकर ले जाता है। कमरे में आते ही कमरा तेजी से बंद हो जाता है। राजू बुरी तरह से डरा हुआ है। कमरे में आते ही वो फोर्स उसे छोड़ देता है। उसके छूटते ही वो फर्श पर पीछे खिसककर दीवार से लग जाता है। टॉर्च जल रही होती है और वो बड़बड़ाने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? कहीं ये घर भूतिया तो नहीं? राजू का डर सही था। वो घर वाकई में भूतिया था। उस घर पर एक आत्मा का राज था, जो सालों से उस घर में किसी के आने का इंतजार कर रही थी। उस रात उसका इंतजार पूरा हुआ था। राजू लगातार कमरे में डरा सहमा इधर उधर टॉर्च मार रहा था। देखो देखो, तुम जो भी हो, प्लीज मुझे जाने दो। मैं वादा करता हूँ आज के बाद फिर कभी नहीं आऊंगा यहाँ। तभी वहां एक लड़की प्रकट होती है, जिसने सफेद कपड़े पहने हुए हैं, ऐसे जैसे कोई लाश सूख गई हो। राजू उसे देखकर बुरी तरह चीखता है। डरने और चीखने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे जाने दूंगी। बस तू मेरे 2 काम कर दे। तुम जो बोलोगी मैं करूंगा। मुझे जाने दो बस। पहला काम, तुम्हें इस आदमी को हर हाल में यहाँ लाना है, और दूसरा, इस औरत को यहाँ बुलाना है। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। भूतनी राजू को 2 फोटोग्राफ देती है। आदमी के फोटो के पीछे उसका एड्रेस लिखा है। वही महिला की फोटो के पीछे उसका फोन नंबर लिखा होता है। रुको, तुम इन्हें लाने जा सकते हो, लेकिन तुम्हारे आने तक तुम्हें अपनी जगह अपनी किसी करीबी को यहाँ छोड़ना होगा। अगर ऐसा नहीं करेगा तो तू यहाँ से कभी नहीं जा पाएगा। फोन लगा। राजू को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। आखिर में वो फोन लगाता है। हेलो, रश्मि? चोर राजू की सबसे करीबी उसकी पत्नी ही थी, इसलिए उसने उसे ही बुलाया। पत्नी खिड़की से घर में और फिर कमरे में आती है। क्यों बुलाया मुझे यहाँ, इस उजड़े चमन में? तभी राजू के पीछे वो भूतनी आ जाती है, जिसे देखकर रश्मि चीखने लगती है। तभी भूतनी उसे गर्दन से पकड़कर उठा लेती है।
ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ दो इसे, छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो, इसे मत मारो, इसे मत मारो। परेशान मत हो, बस यही देख रही थी कि तू जिसे यहाँ छोड़कर जा रहा है वो सच में तेरी करीबी है कि नहीं। अब जा, जल्दी से फोटो वाले आदमी को लेकर आ, कैसे भी करके ला, पर लेकर आ, और उस औरत को फोन करके ही बुला लेना। माँ है वो मेरी, इस घर का जिक्र करोगे तो आ जाएगी। भूतनी छोड़ देती है। रश्मि बेहोश हो जाती है। ठीक ठीक है, जैसा तुमने कहा मैं वैसा कर दूंगा। तुम बस प्लीज मेरी वाइफ को कुछ मत करना, मैं जा रहा हूं। तभी दरवाजा खुल जाता है और वहीं से खिड़की भी खुल जाती है। राजू पागलों के जैसे आधी रात में उस आदमी का घर ढूंढ रहा था। राजू फोटो के पीछे लिखे एड्रेस से लोगों के घरों का नंबर चेक करता है। फोटो के पीछे सुंदर नगर 12/48 लिखा हुआ होता है। एक जगह टॉर्च मारता है तो वहां 12/36 लिखा हुआ होता है। थोड़ा आगे जाता है, फिर टॉर्च मारता है, वहां 12/48 लिखा हुआ होता है। साथ में लिखा होता है राम निवास। राजू अपने बैग से देसी कट्टा निकालता है और हाथ में पीछे करके अंदर तक जाता है। बेल बजाता है। 2 बार बेल बजते ही एक आधी नींद में आदमी बाहर आता है। जी कहिए। सुनील जी से मिलना है। मैं ही सुनील हूं, कहिए। नाम कंफर्म होते ही राजू सुनील के सर पर देसी कट्टे के पिछले हिस्से से वार कर देता है। सुनील उसकी बाहों में झूल जाता है। राजू अपना फोन निकालता है और लेडी से बात करने लगता है। हेलो, मेरा नाम राजू है। इस वक्त मैं आनंद नगर के घर में कैद हूं। आप नहीं आई तो मैं मर जाऊंगा। राजू सुनील को एक बाइक पर बांधकर लेकर निकल जाता है। राजू उसे खिड़की से अंदर लाता है और खींचते हुए कमरे में ले जाता है। ये लो भूतनी जी, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा कर दिया। अब जाने दीजिए मुझे। वो औरत भी आने वाली होगी। वो भी आ गई है। एक लेडी और घर का ताला खोलकर अंदर दाखिल होती है। अंदर आते ही वो लाइट जलाती है। कौन है? कौन है अंदर? किसने फोन किया था मुझे? कमरे से आवाज आती है। माँ, मैंने बुलाया है आपको। मैं अपने ही कमरे में हूँ माँ। आवाज सुनकर माँ परेशान और हैरान हो जाती है। वो दौड़ती हुई कमरे में जाती है। नीलू। कमरे में उसे राजू, उसकी बेहोश बीवी और सुनील मिलते हैं। वहीं भूतनी खड़ी होती है। नीलू नाम लेते ही भूतनी एक सुंदर सी लड़की में बदल जाती है। हाँ माँ, मैं तेरी नीलू। तू कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची? कितना ढूंढा तुझे मैंने। तुम जिंदा हो? मगर मैंने तो तुम्हें अपने हाथों से मारा था। यही सुन लिया माँ, मेरे मंगेतर ने ही मुझे मारकर इस पलंग के नीचे दफन कर दिया, क्योंकि मैंने इसे जबरदस्ती करने से रोका था। तब इसने मेरे विश्वास को चीरा था। अब मैं इसे चीर दूंगी। अब मैं आजाद हूँ माँ, अब मैं आजाद हूँ। चलती हूँ माँ। इतना कहकर नीलू फिर से भूतनी बन जाती है और अपना हाथ सुनील की ओर करती है और गर्दन टेढ़ी करती है। सुनील दीवार से जाकर चिपक जाता है और उसका हाथ मुड़कर टूट जाता है। फिर टांगे भी मुड़कर टूट जाती हैं। उसका मुंह टेढ़ा और बड़ा सा फट जाता है। भूतनी गायब हो जाती है। वहां कमरे में रोती माँ, हैरान राजू और बेहोश राजू की पत्नी होती है। हर इंसान को अपने कर्मों का फल इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। इसलिए कहता हूं, बुरा कर्म करने से पहले सोच लो। अगर उसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा तो क्या सह पाओगे? कहते हैं
कि बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े गुनाहों को नज़रअंदाज किया जाता है। अगर वो गुनाह किसी गरीब के साथ हो जाए तो उसकी ज़रा भी दखल नहीं ली जाती, क्योंकि बड़े शहरों में छोटे और गरीब लोगों की कीमत रास्ते के किसी धूल से ज़्यादा नहीं होती। ऐसे ही एक गुनाह के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। रात के समय एक वकील अपना सारा काम खत्म करके अपने घर की ओर चलता हुआ जा रहा था। बीच में ही एक आध गाड़ी उसके पास से बड़ी तेजी से गुजर जाती थी, इसलिए वो फुटपाथ पर से चल रहा था। चलते चलते अचानक उसकी नज़र फुटपाथ पर पड़े सूखे हुए लाल रंग के धब्बों पर गिरी और वो डर गया। अरे बाप रे, ये तो खून लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये खून नहीं हो सकता। लगता है किसी ने पान खाकर थूका है। कैसे कैसे लोग रहते हैं इस शहर में। इन्हें दीवार कम पड़ी कि अब फुटपाथ पर भी थूकने लगे। फुटपाथ की वो हालत देखकर वकील को बहुत बुरा लगा और वो फिर से अपने घर की ओर चलने लगा। कुछ कदम चलते ही वो अचानक रुक गया। उसका शरीर किसी लाठी की तरह अकड़ गया। धीरे धीरे उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। किसी ने पान खाकर नहीं थूका, वो खून ही है। इंसाफ होगा, मैं करूंगा इंसाफ। अगले दिन सुबह के वक्त मदन और पवन चलते हुए अपने कॉलेज जा रहे थे। चलते चलते वो भी उसी फुटपाथ पर आकर रुक गए जहां वो लाल धब्बे थे, पर अब वो धब्बे थोड़े से मिटने लगे थे। लोगों के पैरों के नीचे घिस घिस कर वो लगभग ना के बराबर हो गए थे। मैंने तुझसे कहा था कि इस रास्ते से नहीं आते। पागल मत बनो, रात की बात को भूलना इतना भी आसान नहीं है। जो हमने देखा और किया है उसके बाद तो मेरी जिंदगी जैसे खराब हो गई है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। जो हमें करना था वो हमने रात को ही कर दिया है और उसका नतीजा तो तुम देख ही रहे हो। हम अभी तक सुरक्षित हैं। अगर किसी को पता चल गया तो तब हमारा क्या होगा? किसी को पता तब चलेगा जब हम दोनों में से कोई उन्हें वो बात बताए। मैं तो किसी को नहीं बताने वाला, पर मुझे तुझ पर बहुत शक हो रहा है। साले तेरे पेट में कोई बात नहीं रहती। मैं भी किसी से कुछ नहीं कहूँगा। ऐसी बात करने की मेरी हिम्मत भी नहीं होगी। अच्छा है, देख हमने जो किया उससे किसी को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। शहर में ये आम बात है, इसलिए अब इस बात को यही भूल जा। हाँ, शायद यही हमारे लिए अच्छा होगा। ठीक है, अब चल, कॉलेज के लिए देर हो रही है। दोनों फिर से कॉलेज की तरफ जाने लगे। वो दोनों जा ही रहे थे, तभी अचानक उनके सामने एक पुलिस की गाड़ी आकर रुक गई। वो दोनों बहुत डर गए। पवन के तो डर के मारे पैर भी कांपने लगे। गाड़ी के अंदर से 2 पुलिस वाले उतरे और उनके पास आए। क्या तुम दोनों ही पवन और मदन हो? पवन की डर के मारे आवाज ही नहीं निकल रही थी, इसलिए मदन ने उनसे बात की। जी हाँ, मैं मदन हूँ और यह है पवन। क्या बात है सर, क्या हुआ? तुम दोनों को हमारे साथ थाने चलना होगा। पर बात क्या है सर, हमने क्या किया? वो सब थाने जाकर पता चलेगा। चलो हमारे साथ। पुलिस वाले मदन और पवन को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर थाने ले गए। जब वो थाने पहुंचे तब वहां वो वकील बैठा हुआ था। पुलिस वाले ने उन दोनों को वकील के सामने बिठाया। क्या बात है सर, आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए? मैं बताता हूँ। पुलिस को 5 लाशें मिली है। 5? हाँ, क्या हुआ? तुम्हें इन लाशों के बारे में कुछ पता है क्या? नहीं सर, हमें कुछ नहीं पता। अगर तुम्हें कुछ नहीं पता तो मुझे ये बताओ कि कल रात तुम दोनों कहाँ थे? मदन और पवन ऐसे चुप हो गए जैसे वकील की बात उनके कानों तक पहुंची ही ना हो। देखो, चुप रहने से तुम्हारा ही नुकसान होगा। इन्हें तुम दोनों पर शक है, क्योंकि जहां से लाशें मिली हैं वहां से एक आदमी ने तुम्हें कल रात गुजरते हुए देखा था। किसने? वो मैं नहीं बता सकता। देखो, मैं यहाँ तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ, इसलिए सब सच सच बताओ। मैं आपको सब सच सच बताता हूँ सर। नहीं, मैं बताता हूँ। तुम तकलीफ मत लो और रोना बंद करो। मदन कल रात की पूरी कहानी पुलिस और वकील को बताने लगा। कल शाम कॉलेज से घर आने के बाद हमने बाहर खाने का तय किया, क्योंकि कल इस पवन का बर्थडे था। तो हमने सोचा कि बाहर सेलिब्रेट करेंगे, इसलिए हम गए और खाना खाकर वापस घर आ गए। फिर पूरी रात हम घर में सो रहे थे। सच बोल रहे हो? हाँ सर। खुद की गाड़ी लेकर गए थे? नहीं सर,
टैक्सी से गए थे और आते वक्त टैक्सी अपने पुल के पास खराब हो गई थी, इसलिए हम नीचे उतरे थे। तभी हमें किसी ने वहाँ शायद देख लिया होगा, पर टैक्सी ठीक होते ही 10-15 मिनट में हम वहाँ से चले गए थे। थोड़ी देर के लिए कोई कुछ नहीं बोला। वो सन्नाटा मदन और पवन को बहुत तकलीफ दे रहा था। ठीक है, कल कोर्ट में सुनवाई है, इन्हें वक्त पर ले आना। यस सर। वकील थाने के बाहर आया और अचानक उसके पैर रुक गए। इंसाफ, इंसाफ। अगले दिन कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। वकील, पुलिस वाला, मदन और पवन वहां मौजूद थे। जज साहब, ये दोनों कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और पुलिस को इन दोनों पर शक है कि इन्होंने 5 खून किए हैं। मैं इनका वकील हूँ, पर फिर भी मैं पुलिस और इस अदालत को बताना चाहूँगा कि मुझे इन दोनों पर शक नहीं, बल्कि पूरा यकीन है कि वो 5 खून इन दोनों ने ही किए हैं। वकील की ये बात सुनकर दोनों डर गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ। वकील उन दोनों के पास गया। मुझे पता है कि उस रात तुम दोनों अपनी गाड़ी लेकर आए थे और वो सारे कत्ल तुमने ही किए हैं। अब तुम सच बताते हो या मैं बताऊं? मैं बताता हूँ। पवन, नहीं, चुप कर, मैं अपने गिल्ट में नहीं जी सकता। मदन को चुप करके पवन ने सारी हकीकत बताना शुरू किया। उस दिन मेरा बर्थडे था, इसलिए हम बाहर पार्टी करने गए थे और हम किसी की टैक्सी में नहीं, मेरी गाड़ी में गए थे। गाड़ी मदन चला रहा था। घर लौटते वक्त हमने बहुत शराब पी रखी थी। यार पवन, ये रास्ते के गड्ढे बहुत तकलीफ दे रहे हैं। मुझे भी इन गड्ढों की वजह से उल्टी आ रही है यार। थोड़ा धीमे चलाओ। नहीं, मेरे पास उससे भी अच्छा आइडिया है। क्या? दिखाता हूँ। मदन ने गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ा दी और तेजी से भागने लगा। अब कोई गड्ढा हमारी स्पीड कम नहीं कर सकता। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी, तभी 4-5 स्पीड ब्रेकर अचानक नीचे आ गए और इस झटके से हमारी गाड़ी बंद पड़ गई। हमने नीचे उतरकर देखा तो हम बुरी तरह से डर गए, क्योंकि हमारी गाड़ी के नीचे स्पीड ब्रेकर नहीं, फुटपाथ पर सोए हुए 5 गरीब लोग आ गए थे। उनके शरीर खून में लथपथ थे। अब हम क्या करेंगे मदन? हमसे खून हो गए। मुझे बहुत डर लग रहा है मदन। चुप कर, चिल्ला मत। अब पूरी दारू उतर गई। आसपास कोई नहीं है। हम एक काम करते हैं, इन सभी लाशों को उठाकर नीचे नाली में फेंक देते हैं। वैसे भी इन भिखारियों का कोई नहीं होता, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। उसके बाद हमने सारी लाशों को नीचे नाली में फेंक दिया और गाड़ी लेकर वहां से भाग गए। पवन का बयान सुनने के बाद अदालत ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई। पुलिस जब उन्हें थाने ले गई तब वकील भी वहां था। मुझे इनसे अकेले में बात करनी है। पुलिस ने उन तीनों को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दिया। आखिर कौन हो तुम? क्यों किया तुमने हमारे साथ ऐसा? क्योंकि तुम मेरे भी गुनहगार हो। वकील की बदली हुई आवाज सुनकर दोनों घबरा गए। मैं एक LLB ग्रेजुएट था, पर मेरे पास नौकरी नहीं थी। उस रात मेरे पास सोने के लिए भी जगह नहीं थी, इसलिए उस फुटपाथ पर भूखा पेट सोने की कोशिश कर रहा था। तुम लोगों ने वहां भी चैन से सोने नहीं दिया। मैंने खुद को और उन गरीबों को इंसाफ दिलाया है। अब मेरा काम पूरा हुआ। वकील का शरीर फिर से लकड़ी की तरह जड़ गया और वहां से गायब हो गया। मदन और पवन ये सब देखकर थर-थर कांपने लगे। जैसे यार मोहिनी, आखिर तुमने एक बहुत बड़े बजट की फिल्म साइन कर ही ली। इसके लिए तुम्हें बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। थैंक यू से काम नहीं चलेगा, तुम्हें पार्टी देनी होगी, वो भी बिग बिग पार्टी। ओके, बट अभी फिलहाल छोटी पार्टी दूंगी, लेकिन एक बार मेरी फिल्म बनकर रिलीज हो जाएगी और मैं बहुत बड़ी सुपरस्टार बन जाऊंगी, फिर रोज बड़ी बड़ी पार्टियां दूंगी। ओके, डन। डन। वो कौन है जो इतनी रात में बीच सड़क पर खड़ी है? लगता है कोई पागल लड़की है।
नहीं तो इतनी रात को एक लड़की सुनसान सड़क के बीचों बीच क्या करेगी? ए पागल लड़की, बीच सड़क पर क्यों खड़ी है? हट रास्ते से। सुन नहीं रही है, लगता है सचमुच पागल है। ए लड़की, हट जा रास्ते से, हमें देर हो रही है, जाना है हमें। नहीं हटूंगी। नहीं हटेगी तो कार से उड़ा देंगे तुझे। एक काम करो, कार साइड से ले लो। बचाओ बचाओ। हेलो मोहिनी, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ। कब तक आओगे तुम? कौन? कमाल करती हो मोहिनी, तुम मेरी आवाज भी नहीं पहचानती। मैं करिश्मा हूँ, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड करिश्मा। करिश्मा, देखो अब ड्रामा छोड़ो और जल्दी से मेरे घर आ जाओ। हेलो प्रमोद, तुम जितनी जल्दी हो सके मेरे घर आ जाओ, प्लीज आ जाओ। कौन है? कौन है? देखो तुम जो भी हो, सामने आओ, आओ सामने। मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मोहिनी, मोहिनी। प्रमोद, प्रमोद मुझे बचा लो मुझे। वो मुझे मार डालेगी वो मुझे। मोहिनी, क्या हुआ तुम्हें? और कौन मार डालेगी तुम्हें? वो कौन? करिश्मा। करिश्मा? आई थी वो मुझे मारने आई थी, वो। मोहिनी, क्या हो गया है तुम्हें? वो यहाँ कैसे आ सकती है? मेरा यकीन करो प्रमोद, आई थी वो। तुम्हें पता है, मैं और लकी घर आ रहे थे, तब उसने लकी को रास्ते में ही मार डाला और फिर वो मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गई और वो मुझे भी मारने ही वाली थी, लेकिन तुम आ गए और वो भाग गई। मोहिनी, ये इम्पॉसिबल है। तुम शायद भूल रही हो, तुमने फिल्म में लीड हीरोइन का रोल पाने के लिए करिश्मा को मारा था और इस काम में मैंने और लकी ने तुम्हारा साथ दिया था। प्रमोद, वो आई थी, वो जिंदा है। तुम मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि मोहिनी, जो मरता है वो कभी लौट कर नहीं आता और यही सच्चाई है। ये देखो, करिश्मा का कॉल है। कहाँ हो तुम मोहिनी? तुम अभी तक आई नहीं। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। जल्दी आ जाओ प्लीज। सुना तुमने? सुना? मोहिनी, मुझे लगता है कोई मजाक कर रहा है। कोई करिश्मा की आवाज में मिमिक्री कर रहा है तुमसे। लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि मेरी जान, अब तुम सुपरस्टार बनने वाली हो और शायद किसी ने हमें करिश्मा को मारते हुए देख लिया है और अब वही तुम्हारे साथ ये खेल खेल रही है ताकि वो तुमसे पैसे ऐंठ सके।
अगर ऐसा है तो फिर लकी को मारने वाली कौन थी? और तुम्हारे आने से पहले मुझे जो मारने वाली थी वो कौन थी? प्रमोद, मैं कह रही हूँ ना, करिश्मा जिंदा है। वो हमसे बदला ले रही है। वो तुम्हें और मुझे दोनों को मार डालेगी। ओके बाबा, ओके। अगर ऐसी बात है तो तुम चलो मेरे साथ। वहां जाकर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और तुम्हारा वहम भी दूर हो जाएगा। प्रमोद, मुझे बहुत डर लग रहा है। कम ऑन मोहिनी डार्लिंग, ये शेर जैसा बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ है तो डरने की क्या बात है? प्रमोद, एक बार सोच लो, कहीं हम यहाँ आकर कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं? गलती करेंगे तभी तो तुम्हारी गलत फहमी दूर होगी। डोंट वरी, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। चलो अंदर। करिश्मा, करिश्मा, देखा, यहाँ कोई नहीं है। नहीं प्रमोद, वो यही कहीं है। मैं फील कर रही हूँ उसे। मुझे नहीं आना चाहिए था यहाँ। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, बहुत बड़ी गलती। क्या हो गया है तुम्हें मोहिनी? यहाँ कोई नहीं है यार। अच्छे से देखो, ये घर जाने कब से बंद पड़ा है। कितना गंदा है यहाँ सब। अगर यहाँ कोई या फिर करिश्मा भी होती तो साफ सफाई रहती कि नहीं? हाँ, बट मेरा यकीन करो प्रमोद, मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि वो यही कहीं है। तुम चलो यहाँ से अब। करिश्मा, करिश्मा, देखा ना, इतनी आवाज देने के बाद भी करिश्मा नहीं आई। अब तो यकीन कर लो कि करिश्मा मर चुकी है। कहो तो उसकी लाश भी दिखा दूं? क्या हुआ? प्रमोद, मैंने कहा था ना, वो है, वो है। कहाँ है? यहाँ हूँ मैं। करिश्मा? करिश्मा नहीं, तुम दोनों की मौत हूँ मैं। बदला लेने आई हूँ मैं। करिश्मा अपना उधार और धोखे का वार कभी नहीं भूलती। जब जिंदा थी तब भी नहीं, और मरकर भी नहीं। सदियों से एक कहावत हम आए दिन सुनते आए हैं कि इंसान जो बोता है वही काटता है। इस बात का मतलब यह है कि कर्मा घूम फिर कर वापस आता है और हर बुरे कर्म का मूलधन और ब्याज सब वसूल लेता है। सालों से दिल्ली में रहने वाले अभय को बेंगलोर की एक आईटी कंपनी ने मैनेजर पोस्ट नौकरी पर रखा है। उसी सिलसिले में अभय अपने परिवार के साथ दिल्ली से बेंगलोर शिफ्ट हो रहा है, लेकिन वो नहीं जानते कि इनके परिवार का कर्मा इनसे सवाल जवाब करने वाला है, जहां होगा मौत का खूनी खेल। शीला, ध्यान से अलार्म लगा लेना, कहीं ऐसा ना हो हम सोते रहें और स्टेशन छूट जाए। डोंट वरी पापा, आपकी बेटी ने आपका ये काम आधे घंटे पहले ही कर दिया है। पूरे 4 अलार्म लगाए हैं। थैंक यू बेटा, एक तू ही है जो हर काम सही करती है। तेरी माँ के ऊपर कोई काम छोड़ दो तो समझो गई भैंस पानी में। कुछ ज्यादा नहीं हो गया अभय? गुड नाइट। पानी है क्या? कौन है भाई?
अभय, क्या हुआ? पापा, आप ठीक हैं? खून 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 खून। पापा, पापा आंखें खोलिए पापा, क्या हुआ? अभय, कैसा खून? खून खून। अभय, होश में आओ। अभय! शीला, आकृति, वो यहाँ एक लड़की थी, उसने उसने खून खून की उल्टी की मेरे ऊपर। खून की उल्टी? मगर यहाँ तो कोई नहीं है। लगता है भाई साहब ने कोई बुरा सपना देख लिया है। पानी पिलाइए इन्हें। हाँ हाँ, लीजिए, पानी लीजिए। बहुत 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 डरावना सपना था। सपनों का क्या है साहब, कभी हंसाते हैं तो कभी डराते हैं। तुम कौन हो? मेरा नाम काल है। अगला ही स्टेशन है मेरा, अरसिरकेरे जंक्शन। कुछ लोगों से मिलना है वहां। वैसे आप कहाँ उतरने वाले हैं? हम तुमाकुरु उतरने वाले हैं। मेरे स्टेशन से अगला स्टेशन ही है, लेकिन संभल कर, वहां एक चुड़ैल भूत का साया है। किसी ने भी कुछ गलत किया होता है तो वो उसको छोड़ती नहीं है। हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। हमने कभी किसी का गलत नहीं किया है। मेरा स्टेशन आ गया, जल्दी मिलते हैं। ये आदमी बहुत अजीब सा लग रहा था मुझे। अजनबियों की बातें अजीब लगना आम बात है पापा। हम्म। तो हो जाए हाई फाई। अभय और उसका परिवार अपनी हंसी में बुरे सपने को पल भर में भूल गया, लेकिन अभय के माथे पर चिंता की लकीरें जरूर नजर आने लगी थीं। मगर अपनी चिंता से ज्यादा अभी ध्यान उस स्टेशन पर देना था जहां उन्हें उतरना था। तुमाकुरु स्टेशन आते ही तीनों उतर गए। उस स्टेशन पर उतरने वाले वही 3 लोग थे। उनके उतरते ही ट्रेन आगे बढ़ गई। तीनों अब स्टेशन से चलने ही वाले थे कि तभी आकृति की नजर स्टेशन के एक कोने में जल बुझ रही लाइट पर अटक गई, जहां लाइट बुझते ही उसे सफेद कपड़े पहने लड़की दिखाई दे रही थी। उसे देखते हुए आकृति को ट्रेन में मिलने वाले अजनबी काल की बात याद आ गई। वहां एक चुड़ैल भूत का साया आए दिन देखने को मिलता है। अगर किसी ने कुछ गलत किया होता है तो वो उसको छोड़ती नहीं है। पापा, पापा देखो, उधर कोई है। कहाँ बेटा? उधर पापा, देखिए ना, वो वही तो खड़ी है। आ, 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 चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। मेरे पास मत आओ पापा, मेरे पास मत आओ। आकृति सुनो, रुको आकृति। आकृति, आकृति क्या हुआ तुम्हें? रुको। छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो मुझे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो मुझे। पापा! हे भगवान, आकृति हवा में। अभय, कहीं कहीं इसके पीछे स्टेशन का चुड़ैल भूत वाला साया तो नहीं? शीला की बात सुनकर अभय सख्ते में था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। शीला को अपने सवाल से ज्यादा इंटरेस्ट अपनी बेटी में था, इसलिए अभय के जवाब से पहले ही वो वापस आकृति को बचाने दौड़ पड़ी। आकृति! आकृति! तभी वहां से एक और ट्रेन गुजरती है। उस ट्रेन के दरवाजे पर काल खड़ा है। अभय उसे जाता देखता है। काल मुस्कुरा उठता है। यह सब देखकर अभय की सांसें फूल जाती हैं। वो शीला के पीछे दौड़ता है। शीला, शीला रुको। कौन हो तुम और मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हो? प्लीज, तुम जो भी हो, मेरी बेटी को छोड़ दो। तुम
हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज प्लीज छोड़ दो मेरी बेटी को। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ दूं, तो सच बोल। कैसा सच? मेरा सच। आरती? चलो याद तो आई। अब सच बता वरना तेरी बेटी गई। नहीं नहीं नहीं, मेरी बेटी को कुछ मत करना। अभय, ये जो पूछ रही है इसे बता दो प्लीज, वरना हमारी बेटी, प्लीज बता दो अभय। आज से 25 साल पहले इसी स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर पर एक कंपनी खुली थी। उसी कंपनी में आरती को बहुत अच्छी जॉब मिली थी। मुझे लगा अगर ये जॉब करने लगेगी तो मुझसे दूर हो जाएगी। आरती प्लीज सुनो तो, क्यों करनी है तुम्हें ये जॉब यार? मैं हूं ना काम करने के लिए। छोड़ दो इस जॉब को और वापस चलो मेरे साथ। अभय प्लीज, तुम चले जाओ यहाँ से। और ये जॉब मुझे अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए करनी है, तुम्हारे लिए नहीं। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, हम सिर्फ दोस्त हैं। इसलिए प्लीज मेरा पीछा करना बंद करो और ये शादी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो प्लीज। अगर तू मेरी नहीं हो सकती तो तू भी अपने मन की नहीं कर सकती। बचाओ बचाओ बचाओ। मैंने आरती को एसिड डालकर मार दिया, मगर मेरी किस्मत अच्छी थी। मैं पुलिस से बच गया और एक दिन में ये शहर छोड़कर दिल्ली शिफ्ट हो गया। लेकिन ये जगह मुझे फिर वही खींच लाई। मुझे माफ कर दो आरती, मुझे माफ कर दो। माफ किया? तुमने तो इसे माफ कर दिया आरती, लेकिन हम इन्हें माफ नहीं कर सकते। चलो बेटा। शीला, आकृति, प्लीज मेरी बात तो सुनो। शीला! लेकिन शीला और आकृति अभय की बात नहीं सुनते। तभी ऑपोजिट डायरेक्शन से एक ट्रेन आती है। जो काल अभय की बोगी में था, जो एक दूसरी ट्रेन के दरवाजे पर भी था, वही काल इस ट्रेन के इंजन में इंजन ड्राइवर के बाजू में खड़ा था। अभय ने अपनी ओर आती ट्रेन की ओर देखा और अपनी गिल्ट से हमेशा हमेशा के लिए पीछा छुड़ाने के लिए उसके सामने खड़ा हो गया और काल की ट्रेन उसे साथ ले गई। मुझे माफ कर देना प्लीज। इंसान चाहे जो कर ले, बुरे काम का नतीजा एक न एक दिन उसे भुगतना ही पड़ता है। अगर आपको लगता है कि आप चोरी छुपे गलत काम करके बच जाएंगे, तो आप गलत सोचते हैं। काल हमेशा से हमारे साथ चलता है।